हेलो फ्रेंड्स, कल तक अपन ने बेसिक जो प्रिज्म था उसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक, उसके बाद मैंने स्टार्टिंग की थी हल्की फुल्की सी रिलेटेड टू डिस्पर्जन। ठीक, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा अपने लेक्चर को फ्रॉम डिस्पर्जन, और डिस्पर्जन के आगे ही फिर अपन आगे बातें करते चले जाएंगे। ठीक है, देखो ज़रा, डिस्पर्जन से रिलेटेड मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या कि जो वाइट लाइट है जब वो किसी भी प्रिज्म पर पड़ती है, ठीक है, सो वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं उनके अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, इसी फिनोमिना को क्या कहते थे अपन, इसको कहा जाता है डिस्पर्जन। ठीक है, इसके लिए मैंने दो चीज़ें बताई थी। पहली बताई थी कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट के। और दूसरी बात बताई थी कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई थी कि जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, और म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। यानी अगर मैं एज अ रिजल्ट बोलूँ तो डेल्टा जो है वो 1/लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब कि हर कलर के रिलेटेड, जैसे मैं रेड कलर की बात करता हूँ, ठीक है, सो रेड कलर से रिलेटेड एक अलग वेवलेंथ रेड कलर की अलग है तो उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन अलग होगा। वॉयलेट कलर का अलग है तो उसके लिए जब उसकी वेवलेंथ अलग है दैट मीन्स कि उससे रिलेटेड जो डेविएशन होगा वो एंगल अलग होगा। मीन्स डेविएशन जो है इट इज रिलेटेड टू बेसिकली द वेवलेंथ। ठीक, अच्छा, दूसरी बात एक और पता चली कि जिसका वेवलेंथ, ठीक है, ज़्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जैसे मुझे पता है कि रेड कलर जो है उस रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम। तो जो डेविएशन एंगल है वो रेड कलर का सबसे कम होगा और जो वॉयलेट कलर का डेविएशन एंगल है वो ज़्यादा होगा। मतलब आसान भाषा में मुझे ये पता चला था कि इफ़ देयर इज़ अ प्रिज्म, अगर ये यहाँ पर आपका एक प्रिज्म है तो इस प्रिज्म में अगर आप एक लाइट भेजते हो, ठीक है, इस लाइट को अगर मुझे भेजा मैंने वाइट लाइट को, तो ये वाइट लाइट क्या करती है, ये वाइट लाइट अपने 7 रंगों में जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन 7 में बंट जाती है। ठीक है, अब ये इसका पाथ होना चाहिए था, बट ये आपका रेड कलर मुड़ता है और ये वायलेट। क्यों? क्योंकि वायलेट का एंगल जो होता है वो सबसे ज्यादा और रेड का जो एंगल होता है वो सबसे कम होता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब रेड कलर और वायलेट कलर के बीच में जो भी आपका डेविएशन हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने कल बात की थी कि रेड सबसे कम डेविएट होगा और वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं मीन डेविएशन की बात करता हूं तो मीन कौन डेविएट होता है, तो मीन डेविएशन होता है येलो कलर का। मीन डेविएशन होता है येलो कलर का। ये हमारी कल तक बात हो गई थी। ठीक, अच्छा, अब और सुनो। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मैं इन्हीं रेज को, वाइट लाइट को, अगर मैं एक ग्लास स्लैब पर फेंकता हूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा। ये रे जो हैं वो क्या हो जाती थी, पैरेलल हो जाती थी। ये दोनों रेज जो हैं आपस में पैरेलल हो जाती थी, कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं बटेगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये अपने 7 रंग में नहीं बटेगी। ठीक है, जो भी रेज जाएंगी, सॉरी एक सेकेंड, 7 रंगों में तो बट सकती है, 7 रंगों में तो बटेगी, 7 रंगों में तो बटेगी, लेकिन जो 7 रंग होंगे ना, वो 7 के 7 रंग जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके पैरेलल हो जाएंगे। वो सारे के सारे जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, दीज ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, सॉरी, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। वो सारे के सारे पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, दैट्स व्हाई डेविएशन जो होगा, ठीक है, वो अलग अलग नहीं होगा। ठीक, अच्छा, अब देख जरा, एक बात बताने जाता हूं, दैट नेक्स्ट इज डिस्पर्जन एंगल। ठीक है, डिस्पर्जन एंगल, इसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं कि डिस्पर्जन एंगल आपका क्या होगा। ठीक है, तो देखो जरा, आपने देखा कि ये प्रिज्म था आपका, इस प्रिज्म पर आपने जैसे ही व्हाइट लाइट डाली, ये व्हाइट लाइट आपकी 7 रंगों में बट गई। व्हाइट लाइट आपकी 7 रंगों में बट गई। जब ये व्हाइट लाइट आपकी 7 रंगों में बट गई तो अब क्या होगा, व्हाइट लाइट 7 रंगों में बटी, इन दोनों रेज को, जो ये रेड कलर था और जो ये आपका वॉयलेट कलर था, इन दोनों को आपने डेल्टा वी और ये डेल्टा आर, इन दोनों को पीछे बढ़ाओ। जब आप इनको पीछे बढ़ाओगे ना, देन दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट। ये किसी एक पॉइंट पर मीट करती हुई मिलेंगी। ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल कहलाता है आपका कौन सा, दिस एंगल इज बेसिकली टर्म्ड एज डिस्पर्जन एंगल या डिस्पर्सिव एंगल। ठीक, तो इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, सो थीटा इज बेसिकली टर्म्ड एज डेल्टा वी, जिसका डेविएशन सबसे ज्यादा, माइनस डेल्टा आर।
ठीक है। डेल्टा वी, देखो एक बात सुनो, डेल्टा का जो फॉर्मूला था वो क्या था, म्यू माइनस वन इंटू प्रिज्म एंगल, म्यू माइनस वन इंटू प्रिज्म एंगल। अब म्यू जो है वो वॉयलेट कलर से रिलेटेड अलग होगा और रेड कलर से रिलेटेड जो है वो अलग होगा। सो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो म्यू वी ए, सॉरी म्यू वी ए माइनस म्यू वी ए माइनस म्यू आर ए, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ए, तो देखो ए से ए खत्म हुआ, वैल्यू आई म्यू वी ए माइनस म्यू आर ए, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर। दिस इज बेसिकली द डिस्पर्सिव एंगल और कैन से द डिस्पर्जन एंगल, ठीक है। यह आपका थीटा हो जाएगा इस केस में। बोलो क्लियर। बट याद रखना कि प्रिज्म जो है वो सारे स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म होने चाहिए, लार्ज एंगल्स जो होंगे जिनमें बड़े एंगल्स हैं वो नहीं यूज करेंगे अपन, 10 डिग्री से छोटे वाले। आप ये कंसिडर करके चलो कि जो 10 डिग्री से छोटे वाले हैं सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड अपन बात करेंगे और बाकियों की नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं और सुनो जरा चीज़ों को। नेक्स्ट क्या है बेटा लोग, तो डिस्पर्जन एंगल या डिस्पर्सिव एंगल आपको क्लियर हुआ। बेसिकली इट्स डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वी एंड डेल्टा आर। ये दोनों रेज जो हैं इनको जब मैं पीछे बढ़ाया हूँ तब जाके जो ये दोनों रेज मिली हैं इस पर जो एंगल बनेगा दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज थीटा, ठीक। अच्छा और समझो आगे क्या कह रहा है आपसे कि नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में मीन डेविएशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में मीन डेविएशन, ठीक है। ऐसे कह सकते हो मीन डेविएशन, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जो पूरी की पूरी आपकी बीम है 7 रंगों की, उस बीम का जो डेविएशन है वो कितना होगा। तो इसको दूसरी भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हो डेविएशन ऑफ बीम। तो डेविएशन ऑफ बीम जो होगा बेसिकली वो किसके इक्वल होगा, सो डेल्टा, ठीक है, जो v है और डेल्टा r जो है उन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करो तो डेल्टा मीन मिलना चाहिए। डेल्टा v की वैल्यू कितनी होगी, म्यू वी माइनस वन इंटू ए प्लस म्यू आर माइनस वन इंटू ए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा अब अगर आपको ये बात पता चल जाए कि इसमें अब मुझे दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्या पता चलेगा, देखो ज़रा, म्यू वी प्लस म्यू आर, ठीक है, इंटू ए, और माइनस वन तो माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अच्छा इसको अलग करते हैं ज़रा। सो डेल्टा मीन इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू वी माइनस म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 इंटू ए, ठीक है, और माइनस ए के बराबर, ठीक है। अच्छा अब ये जो म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 मतलब जो वॉयलेट कलर का है वैल्यू और जो रेड कलर के लिए वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उनको जब आप डिवाइड करते हैं 2 से देन इट कम्स आउट टू बी म्यू वाई, ठीक है। सो ये वैल्यू मिली आपको म्यू वाई ए माइनस ए के बराबर। दैट्स वाई डेल्टा मीन जो है वो हम लिखते हैं म्यू वाई माइनस वन इंटू ए के बराबर। दिस कम्स आउट टू बी द वैल्यू फॉर डेल्टा मीन, ठीक है। ये वैल्यू हो जाती है आपकी मीन डेविएशन की, या फिर कह सकते हो डेविएशन ऑफ एनी बीम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज कलर्स। क्लियर है ये बात। अच्छा और समझ जरा, अब आगे की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली बात, नेक्स्ट अपन जिससे रिलेटेड बात करने जा रहे हैं वो है आपकी डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिस्पर्सिव पावर। देखो जरा, तो डिस्पर्सिव पावर क्या होती है बेटा लोग, डिस्पर्सिव पावर को डिनोट किया जाता है बेटा लोग ओमेगा से, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन, जो आपका एंगुलर डिस्पर्जन था उसका, और जो आपका मीन डेविएशन था, उन दोनों का जो रेशियो है दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। यानी एंगुलर डिस्पर्जन क्या था, थीटा, और मीन डेविएशन क्या था, डेल्टा वाई, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज टर्म्ड एज बेसिकली द ओमेगा। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, दिस इज नथिंग बट जस्ट द ओमेगा, ठीक। इनकी वैल्यूज पुट करो। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, ठीक। ए कॉमन लेके काट दो, कॉमन लेके काटा है, कॉमन लेके, फिर से बता दे रहा हूँ, कॉमन लेके काटा है, ठीक है। अच्छा अब म्यू वी माइनस वन माइनस म्यू आर
और +1 अपॉन म्यू वाई -1, ठीक है, ये हो गया ओमेगा, 1 कट जाएगा, क्या बचा आपके पास में, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1, दिस इज नथिंग बट जस्ट द ओमेगा। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डिस्पर्सिव पावर की, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डिस्पर्सिव पावर की, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि अगर म्यू वाई क्वेश्चन में ना दिया हो तो क्या यूज़ करोगे? अभी हाल बताया था म्यू वाई के लिए क्या यूज़ करना है, म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2, ये यूज़ किया था अभी, म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2, इसी की जगह तो म्यू वाई रखा था मैंने। सो म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2, ये आप म्यू वाई यूज़ करोगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा है म्यू वाई तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो इससे भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है ये बात? अच्छा, और देखो ज़रा, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, छोटी सी चीज़ है, नोट करके लिख लो यहाँ पर ही। नोट ये आपसे बोल रहा है, एक टर्म होता है जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिविटी, ठीक है, ऐसे कहते हैं कि रिफ्रैक्टिविटी क्या होगी किसी भी मीडियम की, ठीक है। सो मीडियम की रिफ्रैक्टिविटी निकालनी हो ना तो म्यू -1 कर दो। सो म्यू -1 इज नोन एज द रिफ्रैक्टिविटी ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। ये छोटी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो किसी भी कलर के लिए, रिलेटेड टू कलर, किसी भी कलर के लिए अगर रिफ्रैक्टिविटी निकालनी है तो क्या करोगे बेटा लोग, म्यू -1 कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। ये छोटी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी पता चल गया कि जो डिस्पर्जन है, एंगुलर डिस्पर्जन, वो क्या होगा, आपको डिस्पर्सिव पावर भी पता चल गई, ठीक है। दूसरी बात आपको, ठीक है, ये भी पता चल गया कि मीन डेविएशन क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखो ज़रा। सो नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। जो प्रिज्म है उससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सो प्रिज्म के जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, याद रखना इससे क्वेश्चन रहता है ना, थोड़ा ध्यान से इसको। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का क्या खेल है बेटा लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म बेसिकली क्या होता है कि आपके दो प्रिज्म हैं, ठीक है, उन दोनों प्रिज्म को आपने क्या किया है कि किसी एक पर्टिकुलर वे में अरेंज किया, ठीक है। तो किस किस तरह का प्रोसेस होगा, क्या क्या दिखेगा, क्या क्या नहीं दिखेगा, उससे रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। देखो ज़रा, तो जो कॉम्बिनेशन है वो अपन दो तरह से करेंगे, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन जो होता है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या कहते हैं, पहला कॉम्बिनेशन है आपका क्रोमैटिक, ठीक है, और दूसरा है आपका अक्रोमैटिक, ठीक है। मतलब आसान भाषा में आपसे क्या कह रहा है, क्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, क्रोमैटिक का मतलब होता है डिस्पर्जन, क्रोमैटिक का मतलब होता है कि डिस्पर्जन, ठीक है, विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, दिस इज बेसिकली द क्रोमैटिक, while deviation without dispersion, deviation without dispersion, ठीक है, ये आपका होता है क्या, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ये होता है आपका सेकेंड केस, दैट इज अक्रोमैटिक डिस्पर्जन, ठीक। अच्छा, अब समझो जरा क्या कहना चाह रहा है ये दो भाषा में, ठीक है, एक एक करके मैं दोनों को आपको समझा देता हूं, समझो जरा। कहना ये चाहता है आपसे क्या कि लेट अस सपोज ये आपके अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे आपसे बोल रहा है पहले कि डिस्पर्जन तो हो लेकिन डेविएशन ना हो, ठीक है, यानी डिस्पर्जन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन कितना हो, डेविएशन हो 0, डेविएशन कितना हो, डेविएशन हो 0, और डिस्पर्जन कितना हो, सो डिस्पर्जन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, फिर इस पर वापस आता हूं। यहां पर एक रे मैंने भेजी, इस रे को जब आप भेज रहे हो तो आप ये देखो कि ये 7 कलर में बट गई। जब ये 7 कलर में बट गई, ठीक है, एक जैसे रेड ये दिख रहा है और वॉयलेट कलर ये दिख रहा है, ठीक है। अब जब ये 7 कलर में बट गई है, उसके बाद में जब ये दूसरा प्रिज्म इसके सामने रखा गया है, इस दूसरे प्रिज्म में इनने इन 7 को अलग अलग ही रखा है, मतलब डिस्पर्स हो रही हैं रे लेकिन डेविएट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इनके सबके भी ये सारी रे पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल हैं तो इनका मतलब इसका डेविएशन कैसा है, डेविएशन हो गया इनका 0, तो डेविएशन इसमें कितना होना चाहिए, 0, ठीक है, और डिस्पर्स हो जानी चाहिए सारी रेस, ठीक है। ये कहलाता है आपका डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन कितना होना चाहिए इसका, 0। ये सारी रेस जितनी भी निकलेंगी, दीज ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर,
ठीक है। ये सारी की सारी रेज जो होंगी ये आपकी कैसी हो जाएंगी, ये सारी आपकी पैरेलल रेज हो जाएंगी और ये आपस में फिर एक दूसरे के साथ में नहीं बैठेंगी। ठीक, देखो जरा क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2, पहले प्रिज्म से जो डेल्टा क्रिएट हो रहा है और जो दूसरा प्रिज्म, जैसे इस पर रे गई आपकी, ठीक है, इसके बाद इधर गई फिर इधर गई, तो ये सातों रंग में बट जाए, तो इसका प्रिज्म का जो डेल्टा है, जो इस वाले प्रिज्म का डेल्टा है, सॉरी, जो पहले प्रिज्म का डेल्टा है आपका वो, और जो दूसरे प्रिज्म का डेल्टा है वो आपके कितने होने चाहिए, उन दोनों का सम जो होना चाहिए दैट मस्ट बी 0। देख जरा, एक रे गई, ठीक है, ये 7 रंग में बट गई, 7 रंग में बटने के बाद में ये इधर जाएंगी रेज, फिर भी ये 7 की सातों अलग रहनी चाहिए, ये सातों रंग जो हैं ये आपके अलग रहने चाहिए, ये वापस से एक दूसरे से मिल नहीं जाने चाहिए। मतलब इसके थ्रू जो डेविएशन हुआ उसको डेल्टा 1 लिया, इसके थ्रू जो डेविएशन हुआ उसको डेल्टा 2 लिया, और दोनों का जो डेविएशन है उसका सम होना चाहिए 0। वाइल थीटा 1 जो है, ठीक है, प्लस थीटा 2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब थीटा 1 और थीटा 2 तो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, जबकि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो है वो इन दोनों के इक्वल होने चाहिए। तब ये कंडीशन क्रिएट होगी कि डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ठीक है, अच्छा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो कंडीशन हमें गेन होती है थीटा 1 प्लस थीटा 2, अब इसको डेल्टा 1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा 2, ठीक है, यही रखोगे, डेल्टा 1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा 2, इनको दोनों को जब इक्वेट करोगे तब आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, और यहां पर आपकी वैल्यूज जो है मीन डेविएशन से रिलेटेड वो कितनी हो जाएगी, तो देखो जरा, जो आपका मीन डेविएशन है y कल -1 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मीन डेविएशन ऑफ सेकेंड वन इंटू ए डैश। ये कंडीशन जब सेटिस्फाइड रहेगी तब आपका कहलाएगा कि डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ये कंडीशन आपकी अगर सत्य रहती है तत्पश्चात तो सही है, वरना तो सब गलत है। ठीक है, तो म्यू वाई -1 इंटू ए इक्वल्स टू म्यू वाई डैश -1 इक्वल्स टू ए डैश, ये जो अगर बात रहती है तो ठीक है। म्यू वाई को आप क्या लिखोगे, सो म्यू वाई को आप लिखते हो म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2, ठीक है, -1 इंटू ए इक्वल्स टू म्यू आर प्लस म्यू वी अपॉन 2, ठीक है, -1 इंटू ए डैश। ये कंडीशंस अगर रहती हैं, ठीक है, तो आपकी क्या होता है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ठीक, ये कॉम्बिनेशन है। इसके लिए एक कॉम्बिनेशन, दूसरा, तीसरा, अगर ये कॉम्बिनेशंस में हम इनको सजा देते हैं देन ये कंडीशन शो होती है कि डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ठीक, अच्छा, इसका एक और उलट एग्जांपल देख, ये मैं तुझे बता दिया है कि इसमें डेविएशन 0 है क्योंकि सबका जो पैरेलल, सारी की सारी रेज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। अच्छा, इसका जस्ट उल्टा सोच, इसका जस्ट उल्टा है क्या, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा बेटा कि जो आपका डिस्पर्जन है, ठीक है, वो 0 होगा, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 0, बट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का जो सम होगा दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, वाइल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, वाइल थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 0। यानी आसान भाषा में ये कहना चाहता हूं कि थीटा 1 इक्वल्स टू माइनस थीटा 2, थीटा 1 और जो थीटा 2 हैं उनकी वैल्यूज आपकी इक्वल रहेंगी। तो इस केस में क्या कहेंगे, इस केस में रहेंगे म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है, इंटू ए इक्वल्स टू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। ठीक है, ये कंडीशन अगर रहती है, ठीक है, देन दिस मस्ट बी द कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। मतलब डेविएशन तो होगा लेकिन डिस्पर्जन नहीं होगा। देखो कैसे, एक रे आपने यहां से व्हाइट लाइट की भेजी, जब आपने यहां से व्हाइट लाइट की भेजी, ये 7 रंग में बटी, 7 रंग में बटने के बाद में, ठीक है, 7 रंग में बटने के बाद में क्या हो रहा है आपका कि ये सारी रेज जो हैं वो एक ही थीटा पर जा रही है। ठीक है, तो उस केस में आपका ये कौन सा हुआ, आपका डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। ठीक है, जब ये सारी की सारी साथ जाएंगी देन दे विल सर्व एज अ व्हाइट लाइट।
ये सारी की सारी वाइट लाइट की तरह ही दिखेंगी। ये सारी की सारी जब एक साथ जाएंगी तो ये सारी की सारी एक वाइट लाइट की तरह ही दिखेंगी। वाइट लाइट आई थी और वाइट लाइट ही दिख रही है बाहर जाके, जब वाइट लाइट ही आके और बाहर भी वाइट लाइट ही निकल रही है, ठीक है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज डेविएशन, ठीक है, विदाउट डिस्पर्जन। इसमें डिस्पर्जन नहीं हो रहा है क्योंकि सबका थीटा जो है वो सेम है, ठीक, और डेविएशन सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। सो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। इसके लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं? तो एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन। इन कॉम्बिनेशंस में जब आप रे भेजेंगे या प्रिज्म को अगर आप सेट करते हैं तो उस केस में आपको इन कॉम्बिनेशंस में डेविएशन मिलेगा विदाउट डिस्पर्जन। अच्छा, यही कंडीशन न्यूटन सर ने भी दिखाई थी। तो न्यूटन सर से रिलेटेड कंडीशन जो स्कैटरिंग की है वो यही है कि एक प्रिज्म को सीधा रखो और दूसरे को उल्टा रखो, ठीक है, ये 7 रंग में बटेंगे, उसके पश्चात फिर ये व्हाइट लाइट बन के बाहर निकल जाएंगे। एक्चुअल में व्हाइट लाइट नहीं आती तो सारी लाइट्स ही हैं, बट वो क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल आती हैं, ठीक है, और बहुत क्लोज आती हैं, सबका थीटा लगभग सेम होता है, दैट्स व्हाई इट इज सीन एज अ व्हाइट लाइट। ये कंडीशन हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। कंडीशन दोनों की बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक की कंडीशन ये है और दूसरे वाले के लिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको क्लियर है। सो ये था आपका प्रिज्म से रिलेटेड थोड़ा सा पार्ट, ठीक। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं, तत्पश्चात फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो जरा, सो एक दो क्वेश्चंस थे। म्यू वी इक्वल्स टू 1.632 और म्यू आर की वैल्यू दे रखी है 1.613, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन फाइंड करना है, दैट मीन्स थीटा फाइंड करना है। और थीटा के लिए मेरे पास क्या फार्मूला था? थीटा के लिए था मेरे पास में डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर के बराबर। डेल्टा वी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? डेल्टा वी की वैल्यू थी म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, ठीक। ए से ए खत्म करो, क्या बचा अपने पास में? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। दैट मीन्स एंगुलर डिस्पर्जन निकालने के लिए मेरे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जिससे मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सो थीटा इक्वल्स टू म्यू वी इज 1.632 माइनस म्यू आर इज 1.613 मल्टीप्लाई बाय एंगल कितना दे रखा है प्रिज्म एंगल? आई थिंक 5 डिग्री, ठीक है। अच्छा, सो 1.632 और 1.613, ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा? तो 32, ठीक है, 16 और 3 19, तो 0.019 ये अप्रॉक्स वैल्यू मिली, मल्टीप्लाई बाय 5 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, ठीक है। सो इससे वैल्यू मिलेगी 0.095, ठीक है। इतना आपका जो है वो डिस्पर्जन एंगल हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, और देखते हैं एक दो क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि म्यू आर की वैल्यू 1.5 दे रखी है और म्यू वी की वैल्यू 1.6 दे रखी है, ठीक। अच्छा, और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर, ठीक। आपको पता है कि म्यू वाई इज इक्वल टू होगा म्यू आर प्लस म्यू वी बाय 2, दैट इज 1.50 प्लस 1.60 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा? 3.10 बाय 2, वैल्यू आई आपकी 1.55। सो म्यू वाई आपका हो जाएगा 1.55। दूसरी चीज, अगली चीज आपसे पूछ रहा है डिस्पर्सिव पावर कितनी होगी, ठीक है। सो डिस्पर्सिव पावर मतलब ओमेगा, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो है? तो थीटा और डेल वाई का, ठीक है। थीटा आपका कितना निकल जाएगा? तो थीटा निकालने के लिए आप लिखेंगे म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है, इंटू ए डिवाइडेड बाय, इसके लिए आप लिखेंगे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से ए खत्म, म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी इज 1.6, म्यू आर इज 1.5 अपॉन म्यू वाई इज 1.55 माइनस 1, आसान है, 0.1 0.1 अपॉन 1.55 माइनस 1 इज 0.55, इसको डिवाइड कर लेंगे, वी गेट द आंसर, ठीक है। सो 10/15 और कैंसिल 2/11 इज द बेसिक ओमेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 2/11 के इक्वल, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन देखो जरा। अगला आपसे बोल रहा है कि इफ 2 प्रिज्म आर कंबाइंड एज इन फिगर, ठीक है, 2 प्रिज्म को इस तरह से लगाया गया है, यहां से एक व्हाइट लाइट भेजी गई है। अब आपसे ये कह रहा है कि टोटल एंगुलर डिस्पर्जन और एंगल ऑफ डेविएशन बताना है कि ये व्हाइट लाइट जो गई है ये कितना टोटल एंगुलर डिस्पर्जन क्रिएट करेगी और आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कितना होगा, ठीक। सो थीटा आपको टोटल निकालना है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 करेंगे। थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? अभी फार्मूला निकाला है, थीटा वी माइनस थीटा आर
वो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। ठीक है, दोनों प्रिज्म के लिए खेलना है तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला लगा, जोड़ दिया, खत्म बात। म्यू वी कितना है, म्यू वी है 1.5 माइनस 1.4 इंटू ए कितना है 4 डिग्री माइनस 1.7 माइनस 1.5 इंटू 2 डिग्री कितना आया 0.1 इंटू 4। ठीक है, प्लस 1.5 माइनस 1.8 0.2 इंटू 2। ठीक है, तो ये 0.4 हुआ, ये भी 0.4 हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो 0.8 डिग्री। दिस इज बेसिकली द थीटा। ठीक है, इन दोनों के लिए अगर मैं थीटा देखता हूं दैट कम्स आउट टू बी 0.8। अच्छा, अब दूसरा क्या पूछ रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन ऑन सफर्ड बाय, जो आपकी व्हाइट लाइट यहां से एंटर की है वो कितना एंगल ऑफ डेविएशन सफर करेगी, यानी डेल्टा टोटल निकालने का है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और छोटी सी ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रिज्म जो है वो दोनों सीधे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि दोनों जब सीधे रखे हुए हैं प्रिज्म, तब एंगल ऑफ डेविएशन जो आप मतलब जो आप साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दोनों का पॉजिटिव ले लेंगे वैल्यू और दोनों को जोड़ देंगे, देन यू विल गेट द आंसर। अगर एक उल्टा और एक सीधा रखा होगा तब के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। सो आप डेविएशन निकालते हैं टोटल। सो टोटल डेविएशन के लिए क्या करेंगे, सो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा टोटल करेंगे आप। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सो म्यू, ठीक है, वाई माइनस 1, ठीक है, और इसके साथ में a प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इक्वल्स टू डेल्टा टोटल। बट म्यू वाई तो दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, म्यू वाई तो क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है, दे ही नहीं रखा है। तो म्यू वाई के लिए क्या करते हैं अपन, म्यू वाई के लिए अपन ये करते हैं कि म्यू आर प्लस म्यू वी अपॉन 2 करते हैं और माइनस 1 इंटू ए कर देंगे प्लस म्यू वाई डैश सॉरी म्यू वी डैश और म्यू आर डैश को जोड़ देंगे, म्यू आर डैश और म्यू वी डैश को जोड़ेंगे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, माइनस 1 इंटू ए डैश करेंगे, यू विल गेट द डेल्टा टोटल। म्यू आर और म्यू वी कितने दे रखे हैं, म्यू आर और म्यू वी 1.5 और 1.4, 1.5 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इंटू ए, और इस वैल्यू कितनी दे रखी है म्यू वी डैश और बाई 1.7 और 1.5, 1.7 प्लस 1.5 बाय 2 माइनस 1 इंटू ए डैश। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा। इजी पार्ट है ये तो, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, इजी सा पार्ट है, भूलना नहीं करने से, ठीक है, रुकना नहीं है, इसको इजीली कर लेना। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे सो ये आ गया आपका 1.45 माइनस 1 करोगे और ए की वैल्यू 4 दे रखी थी। ठीक है, प्लस दूसरे वाले की बात करते हो 1.7 3.2 बाई 2 1.6 माइनस 1 इंटू 2 डिग्री। ठीक है, इसको करो ज़रा 0.45 इंटू 4, 0.45 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2। ठीक है, 45 इंटू 4 इज 1.4 एंड 6 इज 1.2, दैट कम्स आउट टू बी 2.6 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू अच्छा 45 चौका 90 दूनी 180 1.8 आएगा यार, सॉरी ये 1.8 आएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो 1.8 और 3.0, तो फाइनल आंसर आया आपका 3 डिग्री, जो टोटल डेविएशन प्रोड्यूस होगा दोनों तरफ से। क्लियर है? अच्छा, ये भी आसान ही था, इसमें भी इजीली आप कर पाओगे। ठीक, अच्छा नेक्स्ट एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू थिन प्रिज्म आर कंबाइंड टू फॉर्म एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है यह भी हाल मैं आपको बता चुका हूं। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब है कि एंगुलर डिस्पर्जन जो थीटा है वो बेसिकली कितना हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए 0 डिग्री। जब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में थीटा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, दैट मीन्स कि म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, इट मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर फॉर अदर एंड ए डैश। ये रिलेशन दोनों के बीच में रहता है। म्यू वी म्यू आर कितने हैं, सो म्यू वी और म्यू आर की वैल्यूज हैं 1.4 माइनस 1.35 इंटू ए इसमें है 4 डिग्री, इज इक्वल टू म्यू डैश और म्यू आर डैश की वैल्यूज जो हैं वो 1.7 वो 1.9 माइनस 1.7 इंटू ए डैश, ये ए डैश ही फाइंड करना है। ये कितना हो गया 0.035 इंटू 4। ठीक है, 0.05 आएगा। ठीक है, 0.05 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.2 इंटू ए डैश। इसको सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, दैट कम्स आउट टू बी 0.4
0.48 डिग्री के अप्रॉक्स। इसमें वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.48 डिग्री के अप्रॉक्स। ठीक है, सो ये आपका प्रिज्म का पार्ट था, इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, अच्छा तो इतना प्रिज्म के लिए है। आगे बढ़ते हैं। सो अब प्रिज्म का पार्ट कंप्लीट है। ठीक, अब प्रिज्म के आगे अगर बात करना शुरू करूं, ठीक है, सो रिफ्रैक्शन का जो पार्ट है उसके अंदर आता है रिफ्रैक्शन थ्रू जो आपकी स्फेरिकल सरफेसेस हैं या कर्व्ड सरफेसेस हैं उनके थ्रू। कर्व्ड में भी बेसिकली स्फेरिकल की ही बात करूंगा। ठीक है, तो जितनी भी स्फेरिकल सरफेसेस हैं, ठीक है, उनके थ्रू जो रिफ्रैक्शन है, अब उससे रिलेटेड बात करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो देखो ज़रा एक बार, ठीक है, क्या कह रहा है आपसे वो समझने की कोशिश करो। देख, ऐसे कह रहा है आपसे कि मान ले रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। ठीक, मान ले कि यहाँ पर तेरा एक मीडियम प्रेजेंट है और यहाँ पर तेरा कोई दूसरा मीडियम प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो मीडियम प्रेजेंट है उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और ये वो कर्व्ड सरफेस है जिससे रिफ्रैक्शन बेसिकली होना है। ठीक, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O कंसीडर कर लिया। इस O ऑब्जेक्ट से मैंने एक रे भेजी। ठीक है, अच्छा अब क्या किया कि यहाँ एक नॉर्मल खींचा, देन दिस नॉर्मल विल पास थ्रू पॉइंट C, क्योंकि कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा नॉर्मल वहीं से खींचा जाएगा। अच्छा, अब ये जो रे है आपकी, ठीक है, ये अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ गई। ये इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था, बट ये अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ गई और मुड़ के इसने यहाँ कहीं इमेज फॉर्म कर दी। इसने यहाँ कहीं इमेज फॉर्म कर दी। अब देखो ज़रा, ये आपका एंगल I है और ये आपका एंगल R है। ठीक है, ये आपका एंगल I है और ये आपका एंगल R है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ कि ये एंगल I और ये एंगल R। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें ये बात करता हूँ कि ये डिस्टेंस आपका, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लिया, इस डिस्टेंस को मैंने u बोल दिया और ये माना कि इसका कर्वेचर कम है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है। ये डिस्टेंस u हो गया, ये डिस्टेंस तेरा v हो गया और यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? इसको मैंने अल्फ़ा, ठीक है, इसको मैंने बीटा और इसको मैंने गामा कंसीडर कर लिया कि ये तीन मेरे एंगल्स अल्फ़ा, बीटा और गामा है। ठीक है, अच्छा अब ज़रा गौर से देखो, मैं स्नेल्स लॉ अगर इसके अंदर पुट करता हूँ तो बाय स्नेल्स लॉ मैं क्या लिख सकता हूँ? स्नेल्स लॉ से अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या लिखूँगा? μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर लिख दिया। अच्छा, अब अगर I और R छोटे हैं फॉर स्मॉल एंगल I एंड R, साइन I अगर छोटा है तो किसके इक्वल रखूंगा? लगभग I के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल रखूंगा? I के इक्वल। और अगर साइन R अगर छोटा है तो इसको किसके बराबर रखूंगा? लगभग R के इक्वल। ठीक है, इसको मैंने रख लिया R के इक्वल। ठीक, अच्छा दो बातें बिल्कुल अच्छी। तो क्या बना रिलेशन? रिलेशन बना μ1 इंटू आई इक्वल्स टू μ2 इंटू आर। ठीक, अच्छा जब छोटा है तो tan I लिख सकता हूँ और इसको tan R लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात भी मुझे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। अब मैंने इनको लिख लिया। अब ज़रा गौर से देख, μ1 इंटू tan I। ठीक, अच्छा tan I को लिखने से पहले एक चीज़ देख ज़रा कि जो एंगल I है, ठीक है, ऐसा जानते होगे थोड़ा बहुत कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो किसी एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। दो इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो किसी एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब ज़रा देखो, क्या ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा का जो सम है वो I के इक्वल है? बोलो हाँ या ना। ऐसा दिख रहा है आपको कि अल्फ़ा और बीटा का जो सम है वो एंगल I के बराबर है? बोलो हाँ या ना। ये बात लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? तो ईजीली मुझे समझ में आ जाएगा कि आप आराम से लिख सकते हो कि अल्फ़ा बीटा का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल I के इक्वल हो जाएगा। तो एक रिलेशन मुझे यहाँ से मिल गया, क्या कि अल्फ़ा, यहीं लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू किसके? एंगल I के इक्वल।
अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल आई के इक्वल हो गया। ठीक, अच्छा अब और देख जरा थोड़ा सा आगे क्या लिख सकते हैं। एक तो मुझे आई की वैल्यू चाहिए थी, वो मैंने निकाल ली। दूसरी वैल्यू मुझे किसकी चाहिए थी, दूसरी वैल्यू मुझे चाहिए थी आर की। ठीक है, दूसरी वैल्यू मुझे जो चाहिए थी वो चाहिए थी एंगल आर की वैल्यू। अब एंगल आर की वैल्यू कहां से आएगी, अगली बात ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, अच्छा एक बात देखो यार, आर जो है, सॉरी आर ये वाला होगा ना, क्योंकि एंगल इसके साथ बनेगा ना। सो आर की वैल्यू अब हमें, वो सॉरी आर एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज देख, एंगल गामा प्लस आर इज इक्वल टू लिख सकता हूं बीटा। ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू निकल गई बीटा माइनस गामा। एंगल आर इक्वल्स टू एंगल बीटा माइनस गामा। एक रिलेशन तो तुझे ये मिल गया, और एंगल आई की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। ठीक है, ये दो बातें क्लियर है। इन दोनों को यहां पर पुट कर लेता हूं, तो 10, ठीक है, आई की जगह पर अब जब छोटे एंगल्स हैं तो इनको अल्फा प्लस बीटा लिख ले पहले, तो ऐसा कर 10 बाद में लिखूंगा, है ना, वरना तो मुझे डेरिवेशन निकालने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक, सो μ1 इंटू आई इक्वल्स टू μ2 इंटू आर। अब आई को क्या लिख सकते हैं, तो आई को लिख सकते हैं बेटा लोग क्या, अल्फा प्लस बीटा। और μ2 इंटू आर को क्या लिख सकते हैं, तो आर को मैंने लिखा है मेरे बेटा बीटा माइनस गामा। आर को लिखा है बीटा माइनस गामा। अब 10 यूज करता हूं, सो μ1 इंटू अल्फा प्लस μ1 इंटू बीटा इक्वल्स टू μ2 इंटू बीटा माइनस μ2 इंटू गामा। ठीक है, अब देखो जरा गौर से, μ1 इंटू अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा देखना जरा, 10 अल्फा की बात कर रहा हूं, तो ये इस हाइट को कुछ pm नाम दे देता हूं, pm अपॉन यू। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं pm अपॉन यू के बराबर प्लस μ1 इंटू बीटा को क्या लिख सकते हो, सो बीटा को आप क्या लिखोगे, pm अपॉन आर। तो इसको लिखोगे आप pm अपॉन आर के बराबर। अच्छा, तीसरी बात, μ2 बीटा को फिर से लिखोगे pm μ2 इंटू pm अपॉन आर माइनस μ2 इंटू गामा को क्या लिखोगे, गामा को लिखोगे साहब pm अपॉन v। ठीक है, सो pm अपॉन v। जरा साइन कन्वेंशन पुट करना। ठीक, साइन कन्वेंशन क्या, जो सिखाया वही याद रखो। क्या बोला था, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, दैट मींस कि इधर के डायरेक्शंस जो हैं दीज आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव वन, व्हाइल दीज डायरेक्शंस आर टेकन एज नेगेटिव। सो यू नेगेटिव, वी एंड आर आर पॉजिटिव। सो वी और आर जो हैं ये तो पॉजिटिव रखा, यू को नेगेटिव रख लिया। ठीक है, ये बात रख ली यहां पर। अब जरा रिलेशन को आगे बढ़ाओ। ऐसे लिख रहा है आपसे कि pm 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 कॉमन लेके काटा है, पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, कॉमन लेके काटा है, μ1 अपॉन यू माइनस में, ठीक है, प्लस μ1 अपॉन आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन आर। ठीक है, और माइनस में μ2 अपॉन वी। इसको इधर पटको, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन आर माइनस μ1 अपॉन आर। सो μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू आना चाहिए था, यू आना चाहिए था, ये यू था। ठीक, यू, ठीक है, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, ठीक है, अपॉन आर। दिस मस्ट बी द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनके बीच का। ठीक, देखो जरा। सो ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया दैट इज μ2 बाय v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये जो फार्मूला है इट इज़ वैलिड फॉर एनी सरफेस, आइदर फॉर कॉनकेव सरफेस और फॉर कॉन्वेक्स सरफेस और फॉर प्लेन सरफेस। ये तीनों सरफेस के लिए बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू r के इक्वल रखोगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली साइन के साथ, और इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू रखोगे इनफाइनाइट के इक्वल। जब आप इसके लिए इनफाइनाइट के इक्वल रखोगे तो क्या बन जाएगा, μ2 बाय v और माइनस μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। ठीक है, और साथ में ये जो टर्म आपका बन रहा है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u,
इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r की जगह इन्फाइनाइट रखोगे, दैट मीन्स ये 0 हो गया। ठीक है, सो फॉर प्लेन सरफेस भी ये रिलेशन वैलिड है। फॉर प्लेन सरफेस μ2 बाय v, ठीक है, माइनस μ1 बाय u, μ2 बाय v इक्वल्स टू μ1 बाय u हो गया। ठीक है, v की वैल्यू इजीली फाइंड हो सकती है, कैसे, इसको उल्टा कर दो तो μ1 अपॉन μ2, ठीक है, μ1, ठीक है, ऊपर μ2 नीचे और u यहाँ पर इक्वल्स टू 1 बाय v। उल्टा कर लेते हैं रिलेशंस को, सो क्या बन जाएगा, v इक्वल्स टू μ2 इंटू यू अपॉन μ1। ये आपका रिलेशन आ गया फॉर प्लेन सर्फेसेस। ठीक है, तो प्लेन सर्फेसेस के लिए यही तो रिलेशन आता था, आई पी अपॉन ओ पी इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, वही रिलेशन यहाँ मिल रहा है। ठीक, और आपकी जो कर्व्ड सर्फेसेस हैं, उन कर्व्ड सर्फेसेस के लिए जो भी वैल्यूज आप फाइंड करने जा रहे हैं वो आपको इजीली यहाँ मिल रही हैं। क्लियर है, तो आपको ये रिलेशन जो है वो किसी भी मतलब सरफेस के लिए वैलिड है और आप इजीली इसको यूज करेंगे। ठीक, अच्छा, अब इस फार्मूले को यूज करने के लिए आपको कुछ साइन कन्वेंशंस की जरूरत पड़ेगी। अब वो जो साइन कन्वेंशंस आप यूज करोगे, उन साइन कन्वेंशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इन साइन कन्वेंशंस के लिए जो r की वैल्यू है इसको आप एक्चुअल में आगे पीछे ऊपर नीचे करोगे। कैसे, तो मैं आपको एक सिंपल सा कन्वेंशन बता देता हूं कि आप ये याद रखो कि जो आपकी इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी, यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो होगी, इट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज बेसिकली द पॉजिटिव वन। बस ये याद रख लो, आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा कभी भी कोई गड़बड़ नहीं करोगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लो, ये मान लो आपकी एक सरफेस है, इट बेसिकली अ कॉन्वेक्स सरफेस, यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ जब ऑब्जेक्ट रखा है तो इंसिडेंट इधर की तरफ होगा। अब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैसा लोगे आप, पॉजिटिव। इसका r कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। u कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो इंसिडेंस है वो किधर से हो रहा है। लेट अस सपोज इस तरह के सरफेस है आपकी, ये सरफेस है आपकी, इस सरफेस के अंदर आपसे बात कर रहा है, यहाँ पर बॉडी रखी हुई है आपकी, ओ ये है। जब ये ओ है दैट मीन्स कि इधर की तरफ इंसिडेंस होगा तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव। ये इस केस में r की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी और u भी आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि आप जो वैल्यूज रख रहे हो उसमें इंसिडेंस का जो डायरेक्शन है उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करो, देन यू विल गेट द आंसर इजीली। ठीक, अच्छा, अब अगली बात पर आ जाते हैं। जब यहां पर मुझे ये पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों सर्फेसेस के अलग अलग होते हैं तो मैं किस तरह से अपनी वैल्यूज u और v की अकॉर्डिंगली यूज कर सकता हूं। अच्छा, अगर मुझे ये बोला जाए कि मेरे को साइज के रिलेटेड भी बात करनी है, तो साइज से रिलेटेड बात किसके थ्रू करते हो, साइज से रिलेटेड जो भी बात करते हो वो रिलेट करते हो आप मैग्निफिकेशन के बेसिस पर। अब मैग्निफिकेशन भी दो तरह का, एक तो लेटरल और एक ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, तो ट्रांसवर्स के लिए अलग फार्मूला और लॉन्गिट्यूडनल के लिए अलग फार्मूला, तो उन दोनों से रिलेटेड अब बात कर लेते हैं। ठीक, सो मैग्निफिकेशन में आप किससे बात करेंगे, रिलेटेड टू ट्रांसवर्स एंड जो आपका लॉन्गिट्यूडनल है। देखो जरा, मैग्निफिकेशन के लिए जाएंगे, सो मैग्निफिकेशन में यहाँ पर दो तरह के फिर से मैग्निफिकेशन। अगर ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, इस तरह से आपका सरफेस है, यहाँ आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा खड़ा हुआ है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपकी हाइट ऑफ इमेज अलग आएगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अलग होगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के लिए जो रिलेशंस आएगा वो बेसिकली u और v पर ही डिपेंड करेगा और साथ में यहाँ μ1 और μ2 पर डिपेंड करेगा। कैसे, तो यहाँ जो मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स का फार्मूला होगा, दैट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की पहले बात कर देता हूँ। सो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का यहाँ जो फार्मूला बनेगा दैट इज बेसिकली गिवन बाय mt इक्वल्स टू v अपॉन u, ठीक है, इंटू μ1 अपॉन μ2, μ1 इंटू v ओवर μ2 अपॉन u, दैट इज बेसिकली द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अगर डेरिवेशन का दिक्कत है तो यहाँ से हम डेरिवेशन भी इजीली कर सकते हो। ठीक, अच्छा, दूसरी बात पर आ जाओ। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। जब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात होती है दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पर आपका लेटा हुआ है तब की बात करते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे जरा। सो जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है इट इज μ1 इंटू वी स्क्वायर अपॉन μ2 इंटू यू स्क्वायर, दैट इज वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू μ1 बाय μ2। ठीक, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी
लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की, दैट मीन्स इन केस आप कब लगाएंगे इसको, लेट अस सपोज आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से है बट इसका साइज जो है वो छोटा है, ठीक है, तब के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर ये साइज बड़ा होता है तो आपको बहुत अच्छे से याद है कि क्या करना होता था, आपका अगर साइज छोटा होता है तब तो आप ये लगाएंगे, साइज अगर छोटा है तो, ठीक है, और अगर साइज आपका बड़ा होता है तो फिर इस पॉइंट का अलग, इस पॉइंट का अलग, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के लिए अलग अलग इमेज फॉर्म करते हैं एंड देन वी फाइंड द वैल्यू फॉर मैग्निफिकेशन एंड अदर थिंग्स, ठीक है। ये तब के लिए केस हो जाता है, ठीक। तो ये छोटी छोटी दो बातें याद रखेंगे। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं और समझो जरा एक बार, थोड़ा सा एक बात और बताता है। देखो, कोई भी आपकी जो कर्व्ड सरफेस होती है, ठीक है, फॉर एनी कर्व्ड सरफेस देयर आर टू फोकसेस फॉर कर्व्ड सरफेस, ठीक है। कभी भी कोई कर्व्ड सरफेस होगी उससे रिलेटेड दो फोकस होते हैं। जैसे लेट अस सपोज एक ही आपकी कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पे आपका एक, ठीक है, पॉइंट कंसीडर कर लेता है मैं, जिससे अगर रेज जाती हैं देन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन के बाद में पैरेलल हो जाती हैं, तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, इट इज टर्म्ड एज बेसिकली द फोकस। इसको फोकस का नाम दिया जाता है, ठीक। अच्छा, एक फोकस ये कंसीडर कर सकते हो, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपकी यही स्फेरिक कर्व सरफेस है, इसमें एक और पॉइंट हो सकता है क्या, कि जब आपकी पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, तो ये जो पैरेलल रेज हैं आपकी, ये किसी एक पॉइंट पर आके मीट भी करेंगी, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी एक पॉइंट पर मीट भी करती हैं। ये जो पॉइंट होता है जिस पर ये जाके सारी की सारी मीट करती हैं, इस पॉइंट को भी आप किसका नाम देते हो, ये भी आपका टर्म्ड एज फोकस, ये भी आपका एक फोकस की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर एक फोकस हुआ आपका F1 और एक फोकस हुआ आपका F2। अब हर कर्व्ड सरफेस के लिए, फॉर एवरी कर्व सरफेस देयर आर टू फोकसेस बेसिकली, और इन दोनों फोकस के रिलेशन से नीट क्वेश्चन पूछता है। दैट्स वाई मैं इनसे रिलेटेड एक बार बात कर लेता हूं, फॉर फर्स्ट फोकस एंड दिस वन इज कंसिडर्ड टू बी सेकंड। ऐसा कुछ खास नाम नहीं है ना, ये मत सोचना कि ये पहला वो दूसरा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। सो फर्स्ट फोकस की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक फोकस में आप ये देखो जरा, ये जो लाइंस हैं, ठीक है, वो आपकी कहाँ से आ रही हैं, तो लाइंस आ रही हैं आपकी किसी एक पॉइंट से, ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ F1। ये किस डिस्टेंस से आ रही हैं, F1 से, और क्या हो जा रही हैं, पैरेलल। जब ये पैरेलल हो जा रही हैं दैट मीन्स कि इसकी इमेज कहाँ फॉर्म करेंगी, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो इस केस में u की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, u कम्स आउट टू बी -f, वाइल v कम्स आउट टू बी इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर r ही मान लीजिए। सो फोकस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इजी है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो जरा, μ1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कंसीडर किया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कंसीडर किया। सो μ1 बाय, ठीक है, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। यही होता है रिलेशन। μ2 अपॉन v इज इनफाइनाइट माइनस μ1 अपॉन u की वैल्यू इज -f इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। यहां से अगर देखोगे तो ये टर्म आपका जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस, सो μ1 अपॉन f इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r के इक्वल, ठीक है। यहां से अगर मैं f की वैल्यू फाइंड करने जाता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, ऐसे कह रहा है, इससे 1 अपॉन f इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 बाय r लिख सकता है। सो 1 बाय f इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस 1, ठीक है, इंटू 1 बाय r, ठीक है। इसको उल्टा कर सकते हो, या तो इस रिलेशन को याद रखो या फिर इस रिलेशन को डायरेक्ट उल्टा करो। तो फोकस की वैल्यू क्या हुई, μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1। ये आपका फोकस हो गया फर्स्ट वाला, ठीक। और चाहो तो ये रिलेशन याद रख सकते हो। इस केस में μ2 बाय μ1 को μ2 1 माइनस 1 अपॉन r लिखो 1 बाय f। सो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, यहाँ से अगर फोकल लेंथ लिखते हो देन इट कम्स आउट टू बी r डिवाइडेड बाय 1 μ2 माइनस 1। आप ये रिलेशन भी याद रख सकते हो। सो विच वन इज फेवरेबल फॉर यू, आप उसको याद रखिए जैसा आपको अच्छा लगे। बट मैंने आपको दोनों बताया, बट ये ज़्यादा फेवरेबल है, आपको याद रखना। मैं आपको यही सजेस्ट करेगा वो याद करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि μ1 μ2 आप कहीं यहाँ फिर μ1 देख के कहीं चकरा ना जाओ, दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि ऊपर वाला ही याद रखो, ठीक। अच्छा, अब दूसरे वाले की बात करते हैं, ठीक। दूसरे वाले के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो देखो इसमें आपने u1 को u को -f रखा है, r को भी पॉजिटिव लिया था, ठीक है। अब दूसरा वाला ले लेते हैं।
नेक्स्ट फोकस क्या होगा वो समझो ज़रा। सेकंड फोकस की बात करते हैं तो सेकंड फोकस आपका कहाँ एग्जिस्ट करेगा बेटा लोग? सेकंड फोकस आपका ऐसा है, ये आपकी एक सरफेस है, यहाँ पर आपका कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पैरेलल रेज आ रही हैं, जब पैरेलल रेज आ रही हैं तो किसी एक पॉइंट पर आके मीट करेंगी, जब किसी एक पॉइंट पर आके मीट करेंगी, ठीक है, तो उस मीटिंग पॉइंट पर, इस मीटिंग पॉइंट पर याद रखिएगा क्या होगा, तो यहाँ पर आपका एफ लाई कर रहा है। सो यू कितना हो गया इस केस में? माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। वी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? एफ के बराबर, वो भी पॉजिटिव हुआ, और आर जो है वो कैसा हुआ? वो प्लस आर के इक्वल। यहाँ पर रखते हैं ज़रा, म्यू टू बाय एफ माइनस म्यू वन बाय इनफाइनाइट इक्वल्स टू वन म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर के बराबर। यहाँ से अगर f की वैल्यू निकालते हो सो म्यू टू बाई एफ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर के इक्वल। इसको नीचे ले जाएंगे सो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू टू, ठीक है, इंटू वन अपॉन आर, ठीक है, इतना रखते हैं। अब आगे बढ़ो ज़रा, ठीक है, अब देखो ज़रा क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसको उल्टा करेंगे तो एक रिलेशन मिल जाएगा, मेरे को रिलेशन मिला था वन बाय एफ इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू आर के इक्वल, ठीक है। इसको उल्टा करते हैं तो एफ मिल जाएगा म्यू टू आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है। एक रिलेशन तो आपको ये फोकस का मिला। दोबारा एक और चीज़ कर सकते हो अगर आप, भाई यही याद रख लो यार, उसमें क्या करोगे, म्यू टू माइनस म्यू वन वाला केस करोगे, उससे दूसरी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक। अच्छा, अब आपके पास में दो फोकस आ गए, एक फोकस की वैल्यू आपकी ये आई है और एक फोकस की वैल्यू आपकी ये आई है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो देखो ज़रा। सो रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2। सो अगर F1 और F2 के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा? F1 की वैल्यू जो आई थी वो आई थी म्यू वन आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन, और F2 की जो वैल्यू आई थी ये आई थी आपकी म्यू टू आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन। बेटा दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करोगे ना तो नीचे वाले टर्म्स आपके कट जाएंगे, बचेगा क्या? कुछ हो नहीं। सो म्यू वन आर अपॉन म्यू टू आर, आर से भी आर खत्म, तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। ये दोनों के बीच का रिलेशन आ जाएगा। जो दो फोकस लाई करते हैं दोनों साइड किसी भी कर्व्ड सरफेस के, उनका जो रिलेशन है दोनों फोकस का, वो ये रिलेशन आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? सो एक ये चीज़ छोटी सी ध्यान रखिएगा, आसान सी चीज़ है, बहुत इजी सी बात, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आराम से और फिर उन न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो ज़रा एक बार, एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर कि जो फोकस हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आप पुट कर सकते हो इजीली। सो F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू माइनस म्यू वन बाई म्यू टू, ये भी चीज़ ध्यान रख लेना एक बार, ठीक। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं जो देखते हैं। क्वेश्चन सेज इफ पैरेलल लाइट बीम कन्वर्ज एट सर्कमफेरेंस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विल बी, ठीक है। सॉरी, म्यू की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है, जो इन्फिनिटी पर आपकी रेज आ रही हैं उनसे रिलेटेड बात कर रहा है। तो देखो ज़रा, u की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, v की वैल्यू कितनी हो गई? v की वैल्यू आपकी 2r के इक्वल हो गई, v की वैल्यू आपकी 2r के इक्वल हो गई और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी r हो गई। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर समझ पाए तो बहुत आराम से समझ जाओगे। देखो ज़रा, आपसे ऐसे कह रहा है कि म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। देखो r पॉजिटिव है, u आपका इनफाइनाइट है, तो ये टर्म आपका 0 हो गया। सो म्यू टू बाय v की वैल्यू है 2r इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन की वैल्यू आपकी 1 के इक्वल है क्योंकि बाहर हवा ही है। सो म्यू टू माइनस 1 अपॉन r के इक्वल, r से r खत्म हुआ, सो म्यू टू इक्वल्स टू 2 म्यू टू माइनस 2, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर पटकेंगे तो कितना हो जाएगा? म्यू टू माइनस 2 म्यू टू इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। इसको माइनस करो तो माइनस म्यू टू इक्वल्स टू माइनस म्यू, तो म्यू टू की वैल्यू जो आ गई दैट कम्स आउट टू बी 2। यानी यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिस मटेरियल में रेज आ रही हैं दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2। अगर वो वैल्यू 2 के इक्वल है इन दैट केस आपको वैल्यूज मिल जाएंगी इजीली, ठीक। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि म्यू की वैल्यू यहाँ 4/3 है,
यहाँ म्यू की वैल्यू 3/2 है, मतलब इधर मीडियम 4/3 वाला है, इधर 3/2 का है। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 20 दे रखा है, ठीक है, इजी है। सोचो जरा, ऐसे कह रहा है आपसे μ2/v फाइंड करना है, माइनस μ1 अपॉन u की वैल्यू आपको -10 दे रखी है, μ2 की वैल्यू आपको और μ1 की वैल्यूज भी दे रखी हैं। सो μ2 की वैल्यू जो है दैट इज बेसिकली 3/2 यानी 1.5, और μ1 की वैल्यू जो है दैट इज बेसिकली 1.33 क्योंकि 4/3 है, इक्वल्स टू, देखो दोनों का डिफरेंस यानी 1.5 माइनस 1.33 यानी 0.17 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, ये भी पॉजिटिव में। अब v की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है, इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो जरा 1.5v इक्वल्स टू 0.17 अपॉन 20, ठीक है, माइनस माइनस बेटा यहाँ प्लस हुआ, ठीक है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 1.33 अपॉन 10, एलसीएम लिया बेटा दोनों का तो 20 हुआ, 1.5 अपॉन v, ठीक है, तो 0.17 माइनस दिस वैल्यू बिकम्स हाउ मच 2.66, ठीक। अच्छा इसको माइनस करो जरा, माइनस करोगे तो 2.66 और ये, तो ये आ गई आपकी 2.49 अपॉन 20 इक्वल्स टू 1.5 इक्वल्स टू v, वो भी नेगेटिव में, ठीक। अच्छा इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया आपका 30 इक्वल्स टू 2.49 इंटू v के बराबर। यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो v आ गया आपका 30 अपॉन 2.49 को लगभग 5 के इक्वल लग दूँ, ठीक है। सो 2.5 30 से डिवाइड करो तो 30 डिवाइडेड बाई 2.5 दैट कम्स आउट टू बी 12, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी -12 सेंटीमीटर, यानी वैल्यू जो है वो यहाँ कहीं इमेज फॉर्म करेगा, इस तरफ कहीं इमेज फॉर्म करेगा, और जब रियल इमेज फॉर्म हो रही है दैट मस्ट बी ओनली इधर की साइड में कहीं इमेज आपकी बन जाएगी, ठीक है। सो ये 12 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म कर देगा, 12 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म कर देगा, दिस मस्ट बी द आंसर। क्लियर है, इजी सा पार्ट है, देख लो दोबारा से। कह रहा था आपसे कि सारी वैल्यूज आपको दे रखी थी, इनको सॉल्व करेंगे, बस खाली v जो है वो आपको फाइंड करना था, u दे रखा है आपको 10 और r की वैल्यू दे रखी है 20 के इक्वल, देन यू विल इजीली गेट द वैल्यू फॉर इमेज, ठीक। अच्छा और क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एन एयर बबल इन ग्लास, ठीक है, इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। एक ग्लास है, इसके अंदर एक एयर बबल है जो कि इस पॉइंट पर है 3 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो स्फेरिकल सरफेस है इसका डायमीटर 10 दे रखा है, दैट मीन्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी 5 सेंटीमीटर हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका 3 सेंटीमीटर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ1 की वैल्यू जो है ये आ गई 1.5 और μ2 की वैल्यू आ गई 1। ध्यान रखना ऑब्जेक्ट जहां रखा होता है उसको μ1, और जहां पर इमेज, मतलब इमेज नहीं, दूसरी वाली जो सरफेस है जहां ऑब्जेक्ट है वो 1.5 और दूसरा वाला जो है वो इमेज कंसीडर करो तो वो 1 में आ जाएगा, ठीक। अच्छा आगे बढ़ो, अब ये कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस सरफेस द बबल अपीयर इफ द सरफेस इज कॉन्वेक्स। अगर सरफेस जो है वो आपकी इस शेप की है, जो भी आपको ये दिख रही है कॉन्वेक्स, और ये शेप आपकी कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्स शेप की अगर आपकी सरफेस है देन इट इज आस्किंग कि ये जो आई फॉर्म हो रहा है ये कितने डिस्टेंस पर हो रहा होगा, यानी v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इजी बात यह है कि आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो जरा, ऐसे कह रहा है आपसे कि μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। μ2 कितना दे रखा है, μ2 की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन v, पता नहीं, माइनस μ1 की वैल्यू है 1.5 अपॉन u की वैल्यू, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, ये डायरेक्शन नेगेटिव, सो वैल्यू लेंगे -3, ठीक है, ये वैल्यू हो गई आपकी -3 के इक्वल, इक्वल्स टू μ2 1 माइनस 1.5 अपॉन r की वैल्यू भी इधर ही है, सो -5, ठीक है। अब v फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, ठीक है। कैसे करेंगे, 1/v, ठीक है, माइनस 1/v, ये माइनस प्लस, इसको काटो जरा, 1/2 हो गया ये, ठीक है। सो प्लस 1/2 इक्वल्स टू, इसको माइनस करोगे तो 0.5, ठीक है, माइनस में अपॉन -5, तो -0.5 अपॉन 5, ठीक है। इसको काटेंगे तो 1/10 का हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, सो 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/2, सॉल्व करो, 1/v इक्वल्स टू 10 एलसीएम है तो 1 माइनस 5 दैट कम्स आउट टू बी -4/10,
10 दैट इज 1/v। तो v की वैल्यू आ गई -2.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस में v की वैल्यू जो फाइंड होगी दैट कम्स आउट टू बी -2.5 सेंटीमीटर जब सरफेस आपकी कॉन्वेक्स शेप की है। अगर सरफेस आपकी कॉन्केव शेप की हो जाएगी तो क्या होगा, इस केस में बस एक चेंज आएगा, क्या कि r का जो साइन है वो आपका कैसा हो जा रहा है, इस बार वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसके अंदर आपका जो u है वो तो अभी भी आपका सेम ही रहेगा, u की वैल्यू 3 है, बस r की वैल्यू चेंज हो जाएगी, u की वैल्यू -3, r की वैल्यू जो इस बार -5 की जगह +5 लेना है और v फाइंड करना है। ठीक है, सो देखो जरा μ2 यानी 1/v -1.5 अपॉन -3 इक्वल्स टू μ2 1 - 1.5 अपॉन +5। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 1/v प्लस 1/2 0.5 माइनस अपॉन 5, इसको काट यार, ये आ गया -1/10 के इक्वल। सो 1/v इक्वल्स टू -1/10 माइनस इधर जाएगा तो -1/2। एलसीएम आया कितना 10 ही आ जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम 10 आया तो -1 और साथ में आया +5, -1 -5। ठीक है, -1 -5, बस हो गया क्वेश्चन। ये आ गया -6/10 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, सॉल्व करोगे सो v की वैल्यू यहाँ से जो फाइंड होगी दैट कम्स आउट टू बी -10/6। ठीक है, दैट इज 1.66, ये v की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आपकी v की वैल्यू हो जाएगी इस केस में, वो भी माइनस में। ठीक है, वैल्यूज दोनों केसेस में बस सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस आया था एंड दैट वैल्यू इज बेसिकली द व्हाट, r। ठीक है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ खास अंतर नहीं पड़ा, सेम बात पड़ी थी। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन अ थिन स्फेरिकल फिश बाउल। ठीक है, एक फिश बाउल है जिसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसमें पानी भरा हुआ है और पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको 4/3 दे रखा है। यहाँ पर एक छोटी सी मछली है विच इज एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एज शोन। वेयर विल द फिश अपीयर टू बी इफ सीन फ्रॉम E? अगर E से देखें तो कहाँ दिखेगी और अगर F से देखें तो कहाँ दिखेगी। ये आपसे दो छोटे छोटे सवाल ये पूछ रहा है कि अगर E से देखें तो कहाँ दिखेगी और F से देखें तो कहाँ दिखेगी। ठीक है, अच्छा इजी पार्ट है। ठीक है, इजी पार्ट है। देखो समझो जरा, दोनों केसेस में क्या अंतर होगा। दोनों केसेस में अंतर होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का अंतर कैसे होगा वो समझो जरा। जब एक साइड से देखोगे, पहले अपन बात करते हैं फ्रॉम E। ठीक है ना, पहले बात करते हैं फ्रॉम E। फर्स्ट बात करने जा रहे हैं अपन की जब हम E से देख रहे हैं तब क्या होगा। तो देखो जरा, ये एक आपका गोला है, इस गोले में आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। ठीक है, इस गोले से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो यहाँ कहीं से। ठीक है, इस जगह से आप कहीं से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, इस जगह से, इस पॉइंट से जब आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। ठीक है, तो इस केस में आपका ये सेंटर है, यहाँ पर आपकी मछली है, इट इज एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर ये मछली रखी हुई है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जो रिफ्रैक्शन होगा वो कैसी सरफेस से होगा। रिफ्रैक्शन जो होगा वो आपकी इस कर्व्ड सरफेस से ही होगा। अब देखो जरा, सो इजी है यार। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल 10 है, यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, u की बात करता हूँ अगर मैं, तो u हो गया आपका 6, तो u की वैल्यू हो गई आपकी 6। ठीक है, एक चीज़ और, ठीक है, इस तरह से आपकी रेस जो है वो मूव करेंगी, तो ये डिस्टेंस आपके नेगेटिव हो गया और इधर पॉजिटिव, तो u तो हो गया आपका -6। ठीक है, अच्छा f आपका कितना हो गया, f हो गया आपका r लेंगे, f नहीं लेंगे, r की वैल्यू जो हो गई वो हो गई आपकी नेगेटिव यानी -10। μ1 कितना हुआ, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3, और μ2 कितना हुआ आपका 1 के इक्वल। ठीक हो गया, क्वेश्चन सॉल्व कर दो फटाफट। ऐसे कह रहा है आपसे μ2, ठीक है, यानी 1/v माइनस 4/3 अपॉन u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 इक्वल्स टू 1 - 4/3 डिवाइडेड बाय, अगर नीचे वैल्यूज रखेंगे तो -10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/v, ठीक है, 3 को नीचे उतार के ले आओ भाई, तो माइनस प्लस 4/,
18 इक्वल्स टू 1 माइनस 4/3, तो 3 माइनस 4 माइनस 1/3 अपॉन माइनस 10, माइनस से माइनस खत्म, ये वैल्यू हो गई 1/30। ठीक है, सो 1/v इक्वल्स टू 1/30 माइनस 4/18, सो 1/v इक्वल्स टू एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा। ठीक है, अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं, रुको एक मिनट। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी आ गई 1/v इक्वल्स टू 1/30 माइनस 4/18। ठीक है, सो 1/v इक्वल्स टू 1/30 माइनस 4/18, एलसीएम लिया 30 18। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 90, ये हो गया 3, ये हो गया 5 4 ज़ा 20, 1/v ये आ गया वैल्यू माइनस 17 अपॉन 90, ये 1/v की वैल्यू हुआ, v हुआ माइनस 90 अपॉन 17। ठीक है, अच्छा अब ये वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करता है तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.3 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो v की वैल्यू आई इस केस में माइनस 5.3 के अप्रॉक्स। ये वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी कि कहाँ पर आपका जो इमेज है वो फॉर्म होगा। ठीक है, ये कब के लिए है बेटा, ये वैल्यू है तब के लिए जब आप यूज कर रहे हो किस तरफ से, इधर की तरफ से, ई की तरफ से आप जब देख रहे हो। अब मान लो कि आप अगर दूसरी तरफ से देखते हो, तब जब आप एफ की तरफ से देखते हो तो बदलेगा क्या, कुछ नहीं बदलेगा बेटा। जब आप यहां से देखोगे ना तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 10 और प्लस 4 ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सेकंड केस में u की वैल्यू जो आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, अब u की वैल्यू हो जाएगी माइनस 14, r क्या हो जाएगा बेटा। अब इस केस में देखो जरा एक बार, यहाँ डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। ये केस है बेटा, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर पर, रेडियस भी आपकी इधर की तरफ ही होगी, तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी। इस केस में रेडियस आप लोगे -10 के अप्रॉक्स और v आप अब फाइंड करोगे। ठीक है, तो r की वैल्यू हो गई -10, u हो गया -14। ठीक है, अच्छा, और ऑब्जेक्ट के लिए वही 1 तो वही रहेगा, μ1 की वैल्यू 4/3 और μ2 की वैल्यू आपकी रहेगी 1 के इक्वल। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को और इजीली आंसर मिल जाएगा। तो देखो जरा, μ2 मतलब 1 अपॉन v माइनस, नेक्स्ट इज 4/3 इंटू दूसरा वाला है -14 इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय -10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 प्लस 4 और अपॉन 42 इक्वल्स टू 1/3 और माइनस नीचे जाएगा तो 1/30। सो 1/v इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/30 माइनस 4/42। इसको सॉल्व कर लीजिए यार, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस केस में एलसीएम कितना होगा 30 और 42 का, 210 इनका एलसीएम हुआ तो 7 माइनस 42 5 4 ज़ा 20, दैट कम्स आउट टू बी 1/v, दैट इज -30 अपॉन 210। ठीक है, सो 1/v, v की वैल्यू हो गई 210 अपॉन 13। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 13 1 ज़ा 13 बचा 8 और 13 6 जा तो 16 पॉइंट, ठीक है, 1 के अप्रॉक्स आपको वैल्यू मिल जाएगी इस केस में, वो भी नेगेटिव। तो 16.1 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आपको इस केस में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इजी थे यार, ठीक है ना। सो 16.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको इसकी इमेज फॉर्म होके मिल जाएगी। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है, इसमें कोई पंगा है, कोई दिक्कत है तो बोलो, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, अच्छा, और देखो जरा एक दो बात और क्या कर सकते हैं। आगे देखो एक और क्वेश्चन ऐसे कह रहा है आपसे कि फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक, अच्छा, आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक, और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका 1 mm का ऑब्जेक्ट दे रखा है और नेचर भी पूछा हुआ है उसने और साइज भी पूछा हुआ है, इमेज का साइज और नेचर क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू μ1 की वैल्यू आपको साफ दिख रही है, कितनी होगी, जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2 दे रखा है और जहां μ2 है वो 1 दे रखा है। ठीक, अच्छा, अब v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, u कितना हो गया, u आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है ना, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। सो क्या कह रहा है आपसे कि μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r के इक्वल। μ2 की वैल्यू कितनी है 1 बाय v माइनस ये वैल्यू है 2 बाय u की वैल्यू है -30। ठीक है, और इक्वल टू μ2 इज 1 माइनस 2 अपॉन r की वैल्यू जो दे रखी है
दैट इज बेसिकली द 20 सेंटीमीटर। ठीक है, r की वैल्यू -20 दे रखी है। ठीक है, सो 1/v, ठीक है, इसको काटो जरा, ये हो जाएगा आपका 1/15 इक्वल्स टू -1/-20, काटो पीटो। ठीक है, सो 1/v इक्वल्स टू 1/20 -1/15। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो 1/v इक्वल्स टू 15/20 का एलसीएम हो गया आपका कितना, 60 के अप्रॉक्स, तो 60 तो 3 -4 दैट इज -1/60, तो v की वैल्यू आ गई आपकी -60 के इक्वल। मतलब इमेज जो बनेगी वो 60 सेंटीमीटर पर बनेगी, कहीं इधर। ठीक है, मतलब जितने दूर पर ये रखा है उतनी दूर पर यहाँ कहीं बनेगी। अच्छा, इसका इमेज भी पूछा गया है कि इसका जो इमेज डायग्राम है वो कैसा बनेगा, उसको भी देख लो ज़रा। आपने ऐसे रेज गई हैं आपकी, ठीक है, यहाँ पर आ गई आपकी। ठीक है, एक रे और आप भेज लो कहीं से, इस रे को आप एक और को भेजोगे, ये लेटर सपोज यहाँ से भेजी। ठीक है, तो इस रे को जब आप भेजोगे तो ये दोनों रेज आपकी, सॉरी यार अब मिटेगा नहीं इस पे से। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि दूसरी रे और भेजनी है आपको। ठीक है, तो दूसरी रे के लिए आप क्या करो, इस पॉइंट पर भेज दो दूसरी रे को, दूसरी रे को इस पॉइंट पर भेज दो, ये इधर चली जाएगी। ठीक है, इन दोनों को पीछे बढ़ाओ, जब इन दोनों को पीछे बढ़ाओगे तो ये यहाँ कहीं मिलती हुई नजर आएंगी, ये इसका इमेज डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, इधर 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 इधर, और इन दोनों रेस को पीछे जब बढ़ाओगे तब आपको इस पॉइंट पर मिलती नजर आएंगी। कितने डिस्टेंस पर, 30 तो ये रहा, 30 ये रहा, 60 पर मिलेगी यहाँ से, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ कहीं मिलती नजर आएंगी। अब आपसे पूछ रहा है कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा। तो बेटा mt की जो वैल्यू होती है, ठीक है, लेटरल वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की, दैट इज बेसिकली hi/ho एंड इट इज इक्वल्स टू v/u इंटू μ1/μ2 के इक्वल। v कितना है बेटा लोग, v की वैल्यू आपकी आई है -60, u की वैल्यू आपकी -30 थी, μ1 आपका कितना था, μ1 आपका था 2, इसकी वैल्यू आपकी 2 थी। ठीक है, और μ2 की वैल्यु थी 1। इसको काटो जरा, ये वैल्यू हो गई आपकी 4 के इक्वल, 2 2 ज़ा 4, सो mt इक्वल्स टू हो गया आपका 4, और ये होगा आपका hi/ho की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ho की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 mm। ठीक है, सो hi जो हुआ आपका दैट इज 4 mm बेसिकली। ho की जो वैल्यू है, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो निकलेगी, दैट कम्स आउट टू बी 4 mm अप्रॉक्स। ठीक है, सो hi मतलब हाइट ऑफ इमेज आप इजीली यहां से फाइंड कर सकते हैं, दैट कम्स आउट टू बी कितना, ये दिखा है 4 mm के क्रॉस। ठीक है, सो 4 mm आपकी हाइट ऑफ इमेज आ गई। क्लियर है। अच्छा, और तो कुछ पूछा ही नहीं है। नेचर तो दिख ही रहा है कि पीछे बढ़ाने पर मिल रही है, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज होगी, है ना। सो इमेज आपकी वर्चुअल नेचर की है और इजीली आप फाइंड कर लोगे। चलो और देखते हैं आगे, और समझो जरा। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं यहां पर, ठीक है, दैट इज पावर ऑफ एनी स्फेरिकल सरफेस, पावर ऑफ, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस। जैसे पावर निकालने का होगा किसी भी स्फेरिकल सरफेस का, तो क्या करने का, पावर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि ये कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पा रही है रे को। ठीक है, अगर कोई रे आपकी आ रही है, उसको ये कितना कन्वर्ज या फिर आपका डाइवर्ज कर पा रही है, इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो किस बात पर डिपेंड करता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। इस केस में जो पावर निकलती है, दैट कम्स आउट टू बी μ2 - μ1/r। दिस इज बेसिकली द पावर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। किसी भी स्फेरिकल सरफेस की अगर आपको पावर निकालने का है तो आप इस तरह से इजीली इसकी पावर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप देखते हैं इसमें, तो ये जो पोर्शन है आपका, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका क्लियर है। ठीक, अच्छा, अब जो मेन पार्ट इसके बाद में आएगा, दैट इज बेसिकली ऑफ लेंस। ठीक है, और वो अपन नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, बाय बाय, टेक केयर।